डियर स्टूडेंट्स, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स और शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स पढ़ लिया था। अब हम जो आज पढ़ेंगे दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की आपको शेप पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये राइट हैंड साइड पे जो है यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की शेप। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स होते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर से दिखाए हुए हैं, दीज आर द 6 लिगेंड्स विच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। को यहाँ पे ये देखिए, ये बॉन्ड बना रहे हैं विद द सेंट्रल मेटल आयन। एंड देन जो है 4 लिगेंड्स जो हैं वो स्क्वायर प्लेनर में अरेंज्ड हैं। एंड 2 लिगेंड्स जो हैं, एक अपवर्ड है स्क्वायर प्लेन के और एक डाउनवर्ड अरेंज्ड है। और अगर आप देखें तो ये जो एक्सिस हैं, जो हमारी एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, ये दिस इज़ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये लिगेंड्स जो हैं ये इन्हीं एक्सिस के अलोंग सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए, जेड एक्सिस के अलोंग जो है ये 2 लिगेंड्स आ रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग ये 2 लिगेंड्स आ रहे हैं एंड एक्स एक्सिस के अलोंग ये 2 लिगेंड्स आ रहे हैं। और हमने जो शेप पढ़ी थी डी ऑर्बिटल्स की, उसमें हमने ये देखा था कि एक्सिस में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? डी ऑर्बिटल्स आर 5 में से 1 इज़ डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड लास्ट 1 इज़ डी जेड स्क्वेयर। तो इनमें से जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर है, ये एक्सिस के अलोंग इनके लोब्स होते हैं। डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की कैसी शेप होती है? एक्स स्क्वेयर लेना है और वाई स्क्वेयर लेना है। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये हो गया वाई स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन ऑर्बिटल्स की जो शेप है या इन ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर है। और जो डी जेड स्क्वेयर होता है उस ये जेड एक्सिस है तो उसका लोब भी आपका जेड एक्सिस के ऊपर होता है और एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उसमें थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। तो इससे हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपके डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर के लोब्स जो हैं वो एक्सिस के अलोंग हैं और एक्सिस के अलोंग ही लिगेंड्स जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन को, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कोई जो भी आपके सिस्टम होता है ना, जब आपका डी ऑर्बिटल्स फिल हो रहे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, तो सपोज़ ये ट्रांजिशन मेटल है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, किसी ना किसी डी ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि सब के सब कैसे हैं, ये डीजेनरेट है। अभी जब इसको अप्रोच नहीं किया है लिगेंड, तो मेटल आयन कैसी है, मेटल आयन में या मेटल में जो भी इलेक्ट्रॉन है जो डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं वो इन पांचों में से किसी भी ऑर्बिटल में जा सकते हैं जब तक लिगेंड इसको अप्रोच नहीं किया है मेटल आयन को। लेकिन जब मेटल आयन के पास लिगेंड आना शुरू होता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफरेंट सेट्स बना देते हैं ऑर्बिटल्स के। कुछ जो ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी पे जाते हैं, कुछ हायर एनर्जी पे जाते हैं। अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि लिगेंड्स जो हैं कहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहाँ से अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं एक्सिस के अलोंग। और एक्सिस के अलोंग कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, ये दो है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है या डी जेड स्क्वेयर में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन जो है वो
करेंगे कि भी रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो जब रिपल्सिव फोर्सेस हो जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से रिपल्शन की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इन ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो हाई हो जाएगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि दो ही ऐसे डी के ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर, जो एक्सिस के अलॉन्ग है और लिगेंट वहीं से ही अप्रोच कर रहा है। तो इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी देन दैट ऑफ द अदर थ्री। ठीक है, तो 3 की एनर्जी लो रहेगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी लो रहेगी, और इन दो की एनर्जी जो है वो हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय द मेटल आयन एंड द लिगेंड। ठीक है, तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो स्प्लिटिंग क्या होती है? मतलब आपके जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, पहले 5 हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो उनमें उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। उनकी क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएंगे वो इनटू डिफरेंट सेट्स, इनटू डिफरेंट सेट। एक सेट मैंने बोला आपका हायर एनर्जी का होगा और दूसरा सेट जो है वो लोअर एनर्जी का होगा। तो लोअर एनर्जी के कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे इसमें? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और हायर एनर्जी के कौन कौन से होंगे? डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। क्लियर हुआ ये? जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनकी डीजेनरेसी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है इनकी डीजेनरेसी। तो दिस कन्वर्शन ऑफ द 5 degenerate d orbitals of the metal ion into different sets of the orbitals having different energies in the presence of electric field of the ligand is called crystal field splitting। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, है ना, कि दोनों जो हैं 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो 2 डिफरेंट सेट्स में स्प्लिट हो गए, अलग अलग हो गए वो 2 डिफरेंट सेट्स में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड क्या है? क्योंकि लिगेंड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज नेगेटिवली चार्ज्ड ही है। तो इसकी प्रेजेंस में, क्योंकि एक्सिस के ऊपर जो 2 ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ पे, यहाँ था और यहाँ थे ये ऑर्बिटल्स, तो ये क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्सेस शो हो जाएंगी यहाँ पे, जिसकी वजह से इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की। क्लियर हुआ ये? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डेफिनेशन ये आ जाती है। डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है इसकी। देन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अब हमने पीछे कर लिया इसको कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में द 5 d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। कौन कौन से सेट्स बन गए? एक सेट बना डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर का, और एक सेट बना आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। मतलब 3 ऑर्बिटल ये वाले बने और 2 ऑर्बिटल ये वाले बने। तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। इनको क्या बोलते हैं? ईजी ऑर्बिटल्स। इनको नाम करते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये है आपका डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। और जो आपके 3 हैं, अनदर सेट 3 ऑर्बिटल्स का बना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स का, ये 3 ऑर्बिटल का सेट बना ना, इसको बोलते हैं T2G। इस पूरे सेट को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। और इनको प्रोनाउंसिएशन भी इनकी ऐसी ही होती है, इनको लिखते हैं T2G ऑर्बिटल्स और इनको लिखते हैं EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इसमें ये देखिए आप, यहाँ पे फ्री आयन है, उसकी एनर्जी सपोज ऐसे है। ठीक है, और जैसे उसको लिगेंड अप्रोच करेगा उनकी एनर्जी हाई होना शुरू हो जाएगी। अभी भी डीजेनरेट स्टेट में है लेकिन एनर्जी हाई हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पहुँच गई एनर्जी, अभी भी डीजेनरेट स्टेट में है। उसके बाद क्या होता है? लिगेंड ने अप्रोच किया, ठीक है, अगर स्फेरिकल फील्ड में है ना लिगेंड,
है ना। तो सारे के सारे मतलब अगर लिगेंड ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं पे भी प्रेजेंट हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप में नहीं है या टेट्राहेड्रल शेप में नहीं है, कहीं पे भी प्रेजेंट हैं तो स्फीरिकली और प्रेजेंट हैं अगर तो ये एनर्जी सिर्फ हाई होगी और डीजनरेट ही रहेंगे ऑर्बिटल्स। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में शेप अलग होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। ये देखिए स्प्लिट हो गए दो चीज़ों में, एक सेट बना Eg ऑर्बिटल्स का, एक बना T2g ऑर्बिटल्स का, ठीक है। और यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हो जाएगी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड जो ये टोटल इसकी जो स्प्लिटिंग का जो टोटल जो एनर्जी होती है दैट इज़ डेल्टा ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओ, ठीक है। ये एनर्जी है, एनर्जी की स्प्लिटिंग हुई ना, देखिए एक की एनर्जी यहाँ आ गई, एक की एनर्जी जो है वो यहाँ आ गई, एक सेट की एनर्जी यहाँ पहुँच गई, एक सेट की एनर्जी यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस एनर्जी को, डेल्टा ओ से। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओ का क्या मतलब है यहाँ पे, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। और जो आपका ये डेल्टा नॉट होता है ये आपका टोटल स्प्लिटिंग है कि टोटल कितनी स्प्लिटिंग हुई। और ये जो यहाँ पे एवरेज एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी मतलब वो सेम रहती है कि जितना ये तीन ऑर्बिटल नीचे की तरफ को एनर्जी जाएगी इनकी लो करेंगे, उतने ही ये दो ऑर्बिटल एनर्जी में हाई होंगे। मीन्स एवरेज एनर्जी जो है वो सेम रहनी चाहिए, एवरेज एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो डेल्टा नॉट है दैट उसको आप कैसे भी लिखते हैं 10dq, 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10dq भी होता है, अगली स्लाइड में अभी हम करते हैं। पहले आप ये करिए कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो है वो आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल आयन के, दैट दीज आर स्प्लिटेड इनटू टू सेट्स Eg ऑर्बिटल्स एंड Eg ऑर्बिटल्स हैविंग टू ऑर्बिटल्स ओनली of higher energy and T2g orbitals having 3 orbitals of lower energy. Then यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये आपको कैलकुलेट करने को आ सकती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए आती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पहले आप देखिए अब इसमें जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में हम लोग ये करेंगे कि द एनर्जी होती क्या है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। देखिए एनर्जी एक सेट ये है, एक सेट ये है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। Symbolically, it is represented by delta O, where O stands for octahedral. Octahedral complexes के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे O stands for the octahedral, O stands for octahedral, and it is also measured in terms of another parameter called dq. इसको dq बोलते हैं। dq की फुल फॉर्म वैसे तो ये होती है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, है ना। क्वांटा एनर्जी से एनर्जी का यूनिट माना जाता है, तो डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा मीन्स यहाँ पे भी एनर्जी से ही रिलेटेड है ये टर्म डी क्यू, ठीक है। डी क्यू जो है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद, जैसे डेल्टा है एनर्जी से रिलेटेड वैसे डी क्यू भी एनर्जी से ही रिलेटेड है। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 10dq, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 10dq, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि डी क्यू की फॉर्म में एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट आप निकाल तो किसी की फॉर्म में भी सकते हो, डी क्यू की फॉर्म में भी निकाल सकते हो और डेल्टा नॉट की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा नॉट की फॉर्म में निकालेंगे तो एवरेज एनर्जी 1 होगी और डी क्यू की फॉर्म में निकालेंगे तो एवरेज एनर्जी जो है वो मतलब टोटल एनर्जी जो है वो एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो
अगर डेल्टा नॉट की फॉर्म में निकालेंगे तो आपका टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो 1 होगा, और अगर डी क्यू की फॉर्म में निकालेंगे तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, 10 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर्स इन सच वे दैट एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स डज नॉट चेंज, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है दोनों की, कि एवरेज एनर्जी जो है वो डी ऑर्बिटल्स की डज नॉट चेंज। दिस इज नोन एज बैरी सेंटर रूल। इंपॉर्टेंट है ये। बैरी सेंटर रूल क्या है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स अकर्स इन सच अ वे दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल डज नॉट चेंज, विच इज़ सिमिलर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टाइप ऑफ रूल। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी क्या होता है कि अगर आपका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो भी एक अगर एनर्जी की फॉर्म में है तो वो सेम रहेगी, वो एवरेज ही रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अगर आपके दो साइड से मतलब यहाँ से जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ से फॉल कर रही है, कोई चीज़ यहाँ से फॉल कर रही है, एक भारी है, एक जो दो मतलब तीन चीज़ें जो हैं वो लाइट वेट की हैं, दो उनके कंपैरेटिवली भारी है, तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक जगह पे ही वो फॉल करेंगी, है ना। ये मतलब हुआ ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो यहाँ पे बैरी बैरी रूल भी यही बोल रहा है कि जितनी एनर्जी इन दो ऑर्बिटल्स की अप होगी उतनी ही एनर्जी मतलब उसके विद रिस्पेक्ट इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डाउन जाएगी। ठीक है। तो जैसे मान लो डेल्टा क्यू की फॉर्म में अगर डेल्टा ओ की फॉर्म में अगर लेना है तो हमने एवरेज एनर्जी मतलब इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस कितना रखना है, टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब दो ऑर्बिटल अप कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल अगर अप जा रहे हैं एनर्जी में तो वो कितना जाएंगे, 0.6 डेल्टा ओ जाएंगे। ठीक है। और जो तीन ऑर्बिटल हैं वो कितना जाएंगे, प्लस 0.4 डेल्टा ओ जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 डेल्टा ओ, है ना। यहाँ पे भी 1 डेल्टा ओ और यहाँ पे भी 1 डेल्टा ओ के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब आपके जो तीन ऑर्बिटल हैं उनकी लोअरिंग कितनी होगी, 0.4 डेल्टा ओ, और जो दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हायर कितनी होगी, उनकी फॉर द ईच ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल के लिए 0.6 डेल्टा ओ हाई जाएगी। ठीक है। और अब यहाँ पे दिस मीन्स दैट डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट लाई एट द लोअर एनर्जी लेवल मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अदर सेट। ठीक है। मतलब अगर डिक्रीज जो है वो एक सेट में डिक्रीज जो है एक सेट मतलब तीन का सेट है, अब ये तीन का सेट है तो डिक्रीज जितना होगा उतना उसके कॉरेस्पॉन्ड ही उसका अगले दो सेट्स का इंक्रीज होगा, ताकि एवरेज एनर्जी क्या रहे, सेम रहे। एवरेज एनर्जी क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे अगर तो ये डेल्टा नॉट की फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 डेल्टा नॉट, तीन की सॉरी दो की कैसे कितनी अप करेगी, 0.6 डेल्टा नॉट अप करेगी, है ना। तो 0.6 इंटू 2 कितना हो गया, 1.2 1.2 आ गया ना, ये 1.2 होगी ये अप इनका एनर्जी का। और जो डाउन करेगा हर एक ऑर्बिटल के लिए वो 0.4 डेल्टा नॉट करेगा। तो तीन किए डाउन तो कितना आया यहाँ पे, डाउन तो हुए 1.2 डेल्टा नॉट, तो एवरेज एनर्जी क्या हो गई, 0। ठीक है। जब लोअरिंग इन एनर्जी होती है तो हमारा जब लोअर नीचे जाती है एनर्जी तो स्टेबिलिटी आती है ना, तो इसको हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। जो तीन की एनर्जी लो जा रही है उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और जो दो की एनर्जी अप जा रही है उसको बोलते हैं हम डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। डिस्टेबल हो जाते हैं जब हाई होती है एनर्जी। ठीक है। तो एक हुई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और एक हुई क्रिस्टल फील्ड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। उस केस में साइन सिमिलर रहेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। उस केस में जो साइन है
मतलब यहाँ पे भी ये प्लस का साइन होगा और यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा, तो सेम रहेंगे। अगर हमने इसको क्या बोला, डी इसको सॉरी इसको बोला हमने, जिसमें लोअर गई तो उसको बोला हमने स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और जो अप गई उसको बोला हमने डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, साइन सेम हुए दोनों के। लेकिन अगर दोनों को ही हम बोलें स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अगर दोनों को ही हम किस टर्म में बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो जो लोअर जाएंगे क्योंकि उनमें लोअरिंग इन एनर्जी हुई है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर लोअरिंग, अगर लोअरिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो माइनस साइन के साथ होगी, मतलब -0.4 डेल्टा नॉट लिखेंगे उसको। फिर हम अभी जब आप आगे जाएंगे न्यूमेरिकल्स पे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। आपको ये पता होना चाहिए बेरी सेंटर रूल क्या है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकर्स इन सच अ वे दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल डज नॉट चेंज, एवरेज एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और ये अगर डी क्यू की फॉर्म में अगर इसको हमने करना है तो अब 10 डी क्यू होना चाहिए, टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए 10 डी क्यू। तो अगर आपने 2 की एनर्जी अप जा रही है तो 2 आपके कम है ना नंबर में, तो उसकी एनर्जी अप कितनी जाएगी 6 डी क्यू जाएगी। ठीक है, और जो आपके ये हैं जो 3 ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी जा रहे हैं वो कितना जाएंगे 4 डी क्यू जाएंगे, तो टोटल एनर्जी आपकी 10 डी क्यू हो गई है ना। और एवरेज एनर्जी कितनी हो गई, उतनी ही रही, ज़ीरो ही रही। एवरेज एनर्जी क्या रही, ज़ीरो। 10 डी क्यू माइनस 10 डी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आ गई, है ना। तो इसलिए जितने अप जाएंगे ये अगर ये अप जो है 6 डी क्यू जा रहे हैं 2 ऑर्बिटल्स, तो 3 ऑर्बिटल लो कितना जाएगा 4 डी क्यू जाएंगे, है ना। तभी तो 6 इंटू 2 कितना हुआ 12 डी क्यू आया, और 4 इंटू 3 कितना हुआ, मतलब 3 इज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 4 इंटू 3 12, दोनों का ही 12 आया, है ना। टोटल 12 आया ना दोनों का ही, इन तीनों के लिए भी 12 आया, इन दोनों के लिए भी 12 आया। तो एक स्टेबलाइजेशन हुआ और एक डिस्टेबलाइजेशन। डिस्टेबलाइजेशन किस केस में हुआ, जो 2 ऑर्बिटल अप गए उनमें डिस्टेबलाइजेशन हुई, और जो 3 ऑर्बिटल लोअर गए उनमें क्या हुई, स्टेबलाइजेशन हुई। तो इसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस। तो 12 माइनस 12 कितना हो गया, ज़ीरो। एवरेज एनर्जी कितनी हो गई, ज़ीरो। तो एवरेज एनर्जी चेंज नहीं होगी, एवरेज एनर्जी सेम रहेगी। देन अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है उसको CFSC, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। स्प्लिटिंग तो हो रही है, उसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने इसलिए बोला, वही जो मैं कह रही हूँ ना, साइन का ध्यान रखना है यहाँ पे, कि अगर आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपने निकालनी है तो स्टेबलाइजेशन एक के केस में तो स्टेबलाइजेशन होगी, एक के केस में जहाँ पे लोअरिंग हुई T2G के केस में स्टेबलाइजेशन हुई, तो इस केस में तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। और इस केस के लिए EG ऑर्बिटल्स के लिए स्टेबलाइजेशन हुई, तो पर अगर उसका हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन निकालना है तो इनके लिए हमें क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की डेफिनेशन वैसे सेम ही है। तो अमाउंट इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इनटू 2 लेवल्स, है ना। स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड हो रही है ना, the amount of stabilization provided by splitting of the d orbital into 2 sets is called crystal field stabilization energy, ठीक है। और in the octahedral field for each electron enter into the T2G orbital, the crystal field stabilization is -4 dq, 10 था ना टोटल,
10 था, तो T2G कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, टोटल 10 था, 10 DQ। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस तो एक में आपका आ रहा था 4 और एक में 6 DQ आ रहा था। 2 ऑर्बिटल्स के लिए कितना आ रहा था? 6 DQ आ रहा था, और 3 ऑर्बिटल्स के लिए कितना आ रहा था? 4 DQ आ रहा था, है ना। तो जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन होगी दैट इज़, क्योंकि आपका किस में जा रहा है? T2G, और T2G कैसा है? स्टेबल है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो है दैट इज़ डिक्रीज इन एनर्जी है, तो माइनस साइन यूज़ कर दिया। तो हमने कौन सा साइन यूज़ किया? -4 DQ लिखेंगे। For each electron entering into the T2G orbital, the crystal field stabilization is -4 DQ, and for each electron enter into the EG orbital, the crystal field destabilization energy, या आप इसको क्या भी बोल सकते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, इज़ +6 DQ। तो हमने प्लस का साइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि हायर हुई एनर्जी। ठीक है, देन ये देखिए लिगेंड फील्ड जो स्ट्रेंथ है उसके बेस पे आप ये यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इसका कि एनर्जी जो है EG ऑर्बिटल्स की, जैसे यहाँ पे है T2G ऑर्बिटल की, यहाँ पे है दिस इज़ द एवरेज एनर्जी, है ना, दिस इज़ एवरेज एनर्जी। तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी इनका गैप डिपेंड करता है ना। हमने तो बोल दिया ना यहाँ पे कि जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में वो कितना है आपका? ΔO है। वो कितना है? ΔO गैप है दोनों के बीच में। पर ये वाला गैप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। मतलब ये स्मॉल गैप भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। अगर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, फील्ड स्ट्रेंथ हमने की थी ना लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, अगर लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है तो ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है, एनर्जी गैप ये बढ़ जाता है। इसका ध्यान रखना है आपने कि एनर्जी गैप इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड फील्ड। ठीक है, देन अब आ जाओ आप नेक्स्ट, यहाँ पे हमने अब न्यूमेरिकल्स करने हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हमें ये तो पता चल गया, हमने निकालनी किसके लिए है ये ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में EG ऑर्बिटल अप जाते हैं और T2G ऑर्बिटल लो जाते हैं, और T2G ऑर्बिटल कितना लो जाते हैं? फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द T2G ऑर्बिटल जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो आपकी कितनी होती है? -4 DQ। और फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू द EG ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन इज़ +6 DQ। इसको आप डेल्टा नॉट के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, DQ की फॉर्म में भी, ठीक है, DQ की फॉर्म में भी कर सकते हैं और डेल्टा नॉट की फॉर्म में भी कर सकते हैं। देन अब देखिए, अगर आपका D1 सिस्टम है, ये D1 सिस्टम क्या मतलब हुआ? अब आपको पहले पता होना चाहिए फॉर D1 सिस्टम है कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कौन से आयन में प्रेजेंट होता है? D ऑर्बिटल्स के कौन से आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो अगर आप इसमें चले जाएंगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में D ऑर्बिटल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पहले आपका स्कैंडियम होता है, ठीक है, स्कैंडियम, फिर आपका टाइटेनियम होता है, वेनेडियम, इस तरह से इंक्रीज होता है, क्रोमियम, मैंगनीज। आपने 4 अगर आप रिमेंबर करें तो फर्स्ट D ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? दैट इज़ स्कैंडियम। और स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D1, इसकी होती है स्कैंडियम की 3
3d1 एंड 4s2, 3d1 एंड 4s2। तो अगर इसका आयन बनाना है आपको, मान लो स्कैंडियम का 3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव इसकी स्टेबल मानी जाती है, तो अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएं, तो ये डी नॉट सिस्टम है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी ऑर्बिटल में। उसके बाद अगर आपने 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का अगला एलिमेंट लेना है तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में 3d2 एंड 4s2 होता है, तो 2 यहाँ से गए और एक यहाँ से जाएगा डी से, तो ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, D1 सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, D1। तो D1 सिस्टम कौन सा हुआ, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन से बन रहा है तो वो D1 सिस्टम है। बन तो किसी से भी सकता है, D1 एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए डी ऑर्बिटल में, ठीक है, तो उससे आएगा ये। तो D1 सिस्टम में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन डी ऑर्बिटल, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब लिगेंड इसको 6 अप्रोच कर चुके हैं, 6 लिगेंड्स इसको अप्रोच कर चुके हैं, तो कैसे स्प्लिटिंग होगी, यहाँ पे हो जाएगी T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स में। तो पहले कौन से एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिलिंग कैसे होती है कि लोअर एनर्जी लेवल्स फिल्स फर्स्ट, है ना। तो लोअर एनर्जी लेवल किसका है, T2g का है, तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, इसमें एंटर किया। जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था टाइटेनियम का वो किस में रहा, T2g के ऑर्बिटल में रहा। तो इसकी इस इलेक्ट्रॉन की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी निकलेगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू एक ही इलेक्ट्रॉन है, फॉर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी लोअरिंग होती है, -4dq, -4dq लोअरिंग हुई ना एनर्जी में, माइनस साइन इसलिए लगा। तो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ गई, -4dq, ठीक है। और जैसे D2 सिस्टम है, D2 सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये सिस्टम तो कोई भी हो सकता है जिसमें कि आपका नेक्स्ट आएगा इसमें वेनेडियम का, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन T2g में जाएंगे, 2 इंटू -4dq कितना आ गया, 8dq आ गया क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देन नेक्स्ट जो है D3 सिस्टम है, D3 में भी तीनों क्रोमियम का सिस्टम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, -4dq 12dq आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ये तो बहुत ईजी हैं जिनमें कि 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो D4 सिस्टम के लिए क्या होगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो आपके मतलब इस तरह से हो कि जो T2g ऑर्बिटल में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, T2g4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आनी चाहिए, T2g4 आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए। और अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में गए और 1 इलेक्ट्रॉन हायर में चला गया, Eg में चला गया, तो इसके लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, T2g3 Eg1, है ना, T2g3 एंड Eg1 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किस केस में होता है, देखिए मैंने बताया आपको, पीछे एक डायग्राम हमने डिस्कस किया था जिसमें कि हमने देखा था कि एनर्जी और लिगेंड की फील्ड में जो है ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है। अगर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप बढ़ रहा है, तो डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। पी का क्या मतलब है, पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पी। और पेयरिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा है ये डेल्टा नॉट, तो मीन्स देखिए अब ये गैप ही बढ़ गया ना, तो क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये गैप तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ फिल होने की बजाय यहाँ पे ही पेयर होना पसंद करेगा, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पी, स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पी, देयरफॉर पेयरिंग टेक्स प्लेस। और कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, बने ना लो स्पिन, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह गए अनपेयर्ड। और अगर आपका डेल्टा नॉट इज़ वीक फील्ड में डेल्टा नॉट इज़ लेस देन पी, तो अब ये गैप बहुत कम है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन आराम से अपने अपने कमरे में रहेंगे और ये वाला
अपने अलग ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है, तो आराम से ऊपर जा सकता है इलेक्ट्रॉन जो D4 सिस्टम का है। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन है कि इन स्ट्रॉन्ग फील्ड में डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पी एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। डेल्टा नॉट इज़ लेस देन पी इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो इसलिए T2G4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या आएगा, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? T2G ऑर्बिटल में, और T2G ऑर्बिटल में हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी लोरिंग होती है? -4dq। तो क्या आ जाएगा? 4 × -4 16dq आ जाएगा, 16dq। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग भी हो रही है ना, तो पेयरिंग एनर्जी भी काउंट करती है। DQ भी आपकी एनर्जी है ना, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन भी आपकी एनर्जी है, तो पेयरिंग एनर्जी कहाँ गई? तो उसमें हम 16dq + p लिख देंगे। एक पेयरिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो प्लस हम क्या लिखेंगे? 1p। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज -16dq + p। ठीक है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 Eg1 है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? लोरिंग हुई -4dq में, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 6dq में। 6dq का हाई हुआ था ना प्लस साइन में, तो ये कितना हो गया? 4 3 12 -12 और +6, तो कितना आया टोटल? -6dq आंसर आना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स है, और उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब जैसे ये है, ये आपका कौन सा सिस्टम है? यहाँ पे आपका D5 सिस्टम है। D5 सिस्टम में अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि सारे पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ही फिल हो जाएं T2G में ही, या 3 नीचे जाएं T2G में और 2 ऊपर जाएं। तो क्या आएगा? अगर आपका अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे 5 -4dq 5 × -4dq एंड +2p, तो टोटल कितनी आ गई? -20dq + 2p, है ना पेयरिंग एनर्जी। और यहाँ पे कितना आया? क्रिस्टल फील्ड 3 × -4dq + 2 × 6dq, तो टोटल कितना आया? 0 बन गया। 12 -12 + 12 कितना आ गया? 0। तो वीक फील्ड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो आपकी 0 आएगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए D5 सिस्टम में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -20dq + p आएगी। देन D6 सिस्टम देख लीजिए, तो यहाँ पे भी अगेन वही है, या तो 6 के 6 यहाँ जाएंगे, और या फिर पहले 5 अनपेयर्ड रहेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी लोअर एनर्जी में ही रहेगी पेयरिंग। ठीक है, और अगर 6 के 6 T2G में है तो 6 × 4dq, और साथ में आपका +2p है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने +2p ही किया, क्योंकि इस केस में देखिए अब D6 सिस्टम है। D6 सिस्टम में वीक फील्ड में भी एक पेयरिंग में तो रहेगा ही रहेगा, पेयरिंग में एक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पेयर कितने हो रहे हैं बाकी इसको छोड़ के? ये तो होना ही था पेयर। अगर ये यहाँ भी चले जाते 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी ये पेयर तो होना ही था, जैसे यहाँ पे है शो किया हुआ। तो सिर्फ पेयरिंग में कितने जा रहे हैं? ओनली 2 एक्स्ट्रा पेयर क्रिएटेड, तो इसलिए 2p किया। इसमें 3p नहीं आएगा कि आप सोचे कि 3 पेयर बन रहे हैं तो 3p लिख दें, नहीं, बिकॉज ओनली 2 एक्स्ट्रा पेयर्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पेयर क्रिएटेड, देयरफॉर 2p ही आएगा इसमें प्लस में। ठीक है, और इस केस में आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी -4dq हो जाएगी सेकंड केस में, वीक फील्ड में। अब ये लास्ट स्लाइड है जिसमें कि D8, D9 और D10 सिस्टम है। तो D8 में, अब D8, D9 और D10 में
जैसे आपका 1, 2 और 3 तक हुआ था, उनमें जो है पेयरिंग का कोई कंसेप्ट आएगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड या लॉन्ग फील्ड का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे आपका वीक फील्ड लिगेंड हो, तो इसमें जो है इन सिस्टम्स में जो मैंने अभी बताए उनमें आपकी पेयरिंग एनर्जी का कोई भी कंसेप्ट नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन 5 पहले यहाँ चले गए, 5 ऐसे चले गए ना, फिर 6, 7 और 8, तो 3 पेयर होने ही हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ज़बरदस्ती ऊपर जाना पड़ा या फिर ज़बरदस्ती पेयर होना पड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -12 DQ। और D9 सिस्टम में जो है -6 DQ टोटल एनर्जी, और D10 में 0 आएगी टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, आपने रेडी रखने हैं, तो आपने ये टॉपिक तैयार कर लेना है। कल जब हमारी क्लास होगी तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।